नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक विरासत है। 1947 में हम आज़ाद हुए और उसके मात्र 25 बरस बाद शायद किसी ने नहीं सोचा था, दूर दूर तक कोई संभावनाएं 1970 तक नज़र नहीं आती थी कि एक महान नेता, एक प्रगतिशील सोच के नेता और एक महान लोकतांत्रिक नेता की पुत्री तानाशाह हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ। इंदिरा गांधी तानाशाह हो गईं और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। हम लेकिन उस आपातकाल से भी निकल कर आए और ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र बन के उभरे हैं। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान ऐसा कर पाने में विफल रहा। हमें सभी को वहाँ के हालात पता हैं। पाकिस्तान की पूरी यात्रा, आज़ाद पाकिस्तान की पूरी यात्रा गैर लोकतांत्रिक यात्रा है, लेकिन हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर प्रश्न पूछना कभी भी अपराध नहीं है, विरोध जताना कभी भी अपराध नहीं रहा है। लेकिन 18 नवंबर 2025 को एक पत्र सामने आता है जिसे 272 एमिनेंट बुद्धिजीवी या बुद्धिवादी लोग जारी करते हैं, और इन 272 लोगों में शामिल हैं रिटायर्ड जजेस, नौकरशाह और सेना तथा इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े अधिकारी। इन लोगों ने जो लेटर जारी किया वो नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ है। इस लोकतांत्रिक परंपरा पर यह लेटर, यह चिट्ठी एक प्रश्न चिन्ह बनकर उभरी है। इस पत्र का शीर्षक देखिए क्या है। पत्र का शीर्षक है असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, यानी कि शीर्षक ही बता रहा है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। इस्तेमाल किया गया है शब्द असॉल्ट, यानी हमला। और इस पत्र की भाषा, इसकी पहली पंक्ति ही अगर आप पढ़ें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक निष्पक्ष पत्र नहीं है। ये बुद्धिजीवियों द्वारा किसी गंभीर चिंतन के बाद जारी किया गया पत्र नहीं है, बल्कि ये एक नैरेटिव है जो सत्ता पक्ष की ओर से इस्टेब्लिश करने का प्रयास है कि राहुल गांधी और व्यापक रूप से पूरा विपक्षी महागठबंधन भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है। जो राइट वाक्य अंग्रेजी का शब्द है, उसका हिंदी तर्जुमा करूं तो पत्र कहता है कि जहरीले हमले कर रहा है। ये इस प्रकार की भाषा निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों की भाषा, गंभीर चिंतन के बाद की गई भाषा नहीं हो सकती है। चिट्ठी की शुरुआत इस वाक्य से होती है। बड़ी मजेदार भाषा है, सुनिएगा। चिट्ठी की शुरुआत जिस वाक्य से है वो है इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर असॉल्ट। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर हमला हो रहा है। पहला पैरा कह रहा है इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर असॉल्ट नॉट बाय फोर्स बट बाय अ राइजिंग टाइड ऑफ venomous rhetoric directed towards its fundamental institutions। यानी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जहरीले हमले हो रहे हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद पर निशाना साध रहे हैं। अब इस वाक्य से शुरू होता है एक प्रवाह। पूरा पत्र राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को, एक ऐसे राजनीतिक चरित्र के रूप में सामने रख रहा है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है और चुनाव आयोग के खिलाफ असत्य फैला रहा है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। जो व्यक्ति पिछले कुछ समय से, लगभग 2-3 साल से लगातार ये बताने का प्रयास कर रहा हो कि हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं अब निष्पक्ष नहीं रह गई हैं, जिसने यह इस्टेब्लिश कर दिया हो कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके के साथ वोट चोरी का काम चल रहा है, वोटर्स को ऐड और डिलीट करने का काम चल रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ ये पत्र एक ऐसे समय में जारी किया गया है जब बिहार में मिली बम्पर जीत के बाद
सत्ता पक्ष का उत्साह बढ़ा है और विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए जारी किया गया पत्र है और ये उस समय में भी आया है जब देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR वोटर डिलीशन बूथों का जो बूथ स्तर पर जो सत्यापन होता है और मतदाता सूची की पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने इन्हीं जो टोटल प्रोसेस है, चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं हैं, उन पर जैसे ही सवाल खड़े किए थे और कहा था कि वोट चोरी सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित ढंग से की जा रही है, उसके बाद से ही सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग सब बैकफुट में आ गए थे। बिहार जीत के बाद अब उनका उत्साह बढ़ा है और इन 272 कथित बुद्धिवादियों ने ये चिट्ठी जारी की है। कायदे से चुनाव आयोग को राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना था, पॉलिटिकल आंसर नहीं देना था, बल्कि तथ्यागत जवाब दिया जाना चाहिए था जो पारदर्शिता, जांच और डेटा के स्तर पर हो। लेकिन 2072 हस्ताक्षरकर्ताओं की चिट्ठी इन मुद्दों को पूरी तरह नज़रअंदाज करती है और राहुल गांधी की भाषा को पूरे विवाद का केंद्र बना देती है। पत्र यह कहता है, द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ रिपीटेडली अटैक्ड द इलेक्शन कमीशन क्लेमिंग ही हैज़ 100% प्रूफ ऑफ वोट थेफ्ट। व्हाट ही हैज़ फाउंड इज एन एटम बॉम्ब। आपको पता है राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब की बात की थी, तो ये पत्र उनका मखौल उड़ा रहा है और राहुल गांधी के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों का जिक्र कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्य दिए, जो प्रूफ दिया, उन आरोपों की जांच करने की बात ये चिट्ठी नहीं करती है और एक बड़ी गहरी समस्या इसमें और उभर रही है। विवाद का केंद्र लैंग्वेज को बना दिया गया है, प्रूफ को नहीं जो राहुल गांधी ने दिए। लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना असहमति का हिस्सा है, हमला नहीं है, अटैक नहीं है। पर चिट्ठी संस्थागत आलोचना को वेनमनस रियोटरिक यानी कि जहरीला हमला बताकर एक नैतिक द्वंद्व खड़ा करने का प्रयास कर रही है। ये स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रही है कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकतंत्र विरोधी है। यही नैरेटिव इस पत्र को स्पष्ट रूप से स्टैब्लिश कर रहा है कि ये बुद्धिजीवियों द्वारा एक गंभीर चिंतन करके जारी किया गया पत्र नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक टूल है। बीजेपी बहुत बात करती है टूल की, तो एक्चुअल में ये पत्र भी टूल है जो भाजपा समर्थक लोगों द्वारा जारी किया गया है। इस चिट्ठी में एक और महत्वपूर्ण दलील दी गई है, यदि आप उसे दलील कहना चाहें तो। ये चिट्ठी कहती है, The ECI has publicly shared its SIR methodology. Accusations collapse under scrutiny. अर्थात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने पब्लिकली अपनी SIR की जो उसकी प्रक्रिया है उसको सामने रखा है जनता के पास, और उसके बाद सारे जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो सारे के सारे ढह जाते हैं। इससे ज़्यादा बेहुदी बात और कोई नहीं है। देश भर में SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लाखों जो जेन्युइन मतदाता हैं उनके नाम हटाए गए हैं। कई जगहों पर डाटा जो है पूरी तरह गलत पाया गया है। बूथ स्तर पर सत्यापन अधूरा चल रहा है। दर्जनों रिट याचिकाएं उच्च न्यायालयों में दाखिल हुई हैं। इनकी बात इस चिट्ठी में नहीं की गई है। असल सवाल तो यह है कि यदि आरोप इतने व्यापक हैं तो चुनाव आयोग ने स्यू मोटो जांच क्यों नहीं कराई? क्यों चुनाव आयोग ये कहने लगा है कि राहुल गांधी हलफनामा दायर करें तब वो जांच करेगा? छोटी छोटी चीज़ों पर इस देश में जांचें हो जाती हैं। इतने बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं मगर सरकार भी खामोश है, आयोग भी खामोश है। और सबसे ज़्यादा दुखद इन कथित बुद्धिजीवियों की चिट्ठी इस मामले में पूरी तरह चुप है। राहुल गांधी के मनोविज्ञान की व्याख्या भी यह चिट्ठी करती है। इसमें लिखा गया है, मज़ेदार तरीके से करती है, दिस पैटर्न रिफ्लेक्ट्स इम्पोर्टेंट रेज बॉर्न ऑफ रिपीटेड इलेक्टोरल फेलियर। भाषा सुनिए, इम्पोर्टेंट रेज यानी नपुंसक गुस्सा, रिपीटेड इलेक्टोरल फेलियर लगातार जो कांग्रेस या विपक्ष हार रहा है
उससे उपजा ये नपुंसक गुस्सा है। ये भाषा इस चिट्ठी में अंग्रेजी में लिखी गई है। यह किसी स्वतंत्र नागरिक समूह की, किसी चिंतनशील समूह की, बुद्धिवादियों की तो हो ही नहीं सकती है। पूरी तरह पॉलिटिकल भाषा है जिसमें राहुल गांधी को डैमेज करने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए आरोपों की बात नहीं कर रही है, उनके तर्कों की बात नहीं कर रही है, लेकिन नपुंसक गुस्सा यहां पर लिखा जा रहा है। पूरी तरह एक व्यक्ति पर हमला करती नजर आती है चिट्ठी है। इसी चिट्ठी में एक और दलील दी गई है, व्हेन इलेक्टोरल आउटकम्स आर फेवरेबल क्रिटिसिज्म डिसअपियर्स, व्हेन अनफेवरेबल द ईसीआई बिकम्स विलेन। यानी कि जब कांग्रेस को या विपक्ष की कहीं जीत होती है तो सब कुछ ठीक है, यदि हार हो जाती है तो चुनाव आयोग को खलनायक बताया जाता है। यह ऐसा चिट्ठी में लिखा है। यह तर्क भी वास्तविकता से परे है, बेहद कमजोर है। विपक्ष ने उन राज्यों में भी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं का पर सवाल उठाए जहां वो जीते थे। आपको याद होगा, वीवीपैट की गिनती हो, बूथ में जो स्टाफ लगाया जाता है उसकी बात हो, या मतदाता सूची का जो सत्यापन किया जाता है उसकी प्रक्रिया हो, सब पर विपक्ष ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए जिनको चुनाव आयोग ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए यह तर्क भी जो चिट्ठी में दिया गया है एक कुतर्क है या अर्धसत्य है। किसी भी प्रक्रिया की आलोचना का अस्तित्व परिणामों पर निर्भर नहीं करता है, प्रक्रिया की पारदर्शिता पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी समझ से तो ये चिट्ठी पूरी तरह अपारदर्शी चिट्ठी है, एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। चिट्ठी कमाल की है। ये विदेशी उदाहरण भी देती है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जहां पर अवैध प्रवासियों को सख्ती से हटाया जा रहा है, उसका उदाहरण यहां दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी के आरोप तो ये कभी है ही नहीं कि अवैध प्रवासी जो वोट डाल रहे हैं उनको डालने दिया जाए। राहुल गांधी ने कब ये कहा कि जो इलीगल वोटर्स हैं उनको वोट डालने दिया जाए? वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो जेन्युइन भारतीय नागरिक हैं उनका नाम गलत तरीके से हटाया जा रहा है। इसलिए विदेशी उदाहरण देना इस मुद्दे को तोड़ने जैसा है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने कामू की, अल्बेर कामू की। अल्बेर कामू इस प्रकार, जैसी ये चिट्ठी है, उसको अगर अल्बेर कामू की भाषा में समझा जाए तो ये डिविजनरी इंटेलेक्चुअलिज्म है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब सामने आता है जब हम ये देखते हैं कि ये चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं। और जब आप इनको देखते हैं, इन चिट्ठी लिखने वाले लोगों को समझते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अल्बेर कामू ने जो दशकों पहले कहा था वो कैसा इन लोगों पर फिट बैठता है। यह चिट्ठी केवल कुछ सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों की आवाज़ नहीं है, यह उन व्यक्तियों के समूह की आवाज़ है जिनमें से कई की सार्वजनिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक झुकाव, सरकारी लाभ, विवादित नियुक्तियां, भ्रष्टाचार और विचार के रूप में सत्ता पक्ष से निकटता भरी हुई है। सबसे ऊपर दर्ज नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का पूरा कैरियर कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादों में घिरा रहा है। मई 2001 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इनकी नियुक्ति के पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी ने इनकी ईमानदारी और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की थी। इतना ही नहीं, उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन ने उनकी नियुक्ति की फाइल वापस भेज दी थी, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में बेहद दुर्लभ माना जाता है। इसके बाद कानून मंत्री अरुण जेटली ने एक विस्तृत गोपनीय नोट लिखकर आईबी की रिपोर्ट को नकार दिया था और गोयल की नियुक्ति का बचाव किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुनः उनकी फाइल पर साइन किए और अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति नारायणन की अनिच्छा के बावजूद उनको अपॉइंट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद जब गोयल साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तो अगले ही दिन मोदी सरकार तब तक आ गई थी, उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया नेक्स्ट डे, जो कि एक बेहद असामान्य गति से हुई नियुक्ति थी और इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। इसी तरह इसमें संजीव त्रिपाठी साहब शामिल हैं, जो पूर्व रॉ के प्रमुख रह चुके हैं। हमारी जो विदेशी खुफिया एजेंसी है, 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए निष्पक्ष बुद्धिजीवी तो वो भी नहीं है। एक खुफिया एजेंसी का प्रमुख का किसी राजनीतिक दल में प्रवेश भी अपने आप में पूरी एक कहानी है। पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी, जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी है, उनका हस्ताक्षर भी इस पत्र में है। उनके पति केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें दस्तखत किए हुए हैं।
एक पूर्व डीजीपी हैं निर्मल कौर, जिनके बारे में मीडिया में कई रिपोर्टें आईं कि वे 2024 में भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। वाईसी मोदी जो एनआईए के पूर्व प्रमुख हैं, गुजरात दंगों की एसआईटी में शामिल रहे, क्लीन चिट दी उन्होंने बड़े लोगों को और फिर उन्हें केंद्र सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया, वे भी इस पत्र में शामिल करने वालों में शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं एसएन ढींगरा साहब, जो रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदे का जो कथित घोटाला है उसके मामले में आयोग जो बीजेपी गवर्नमेंट ने गठित किया था उसके प्रमुख थे। उन पर पक्षपात के आरोप लंबे समय से लगते रहे। आप जरा एक रील देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसी ये चिट्ठी सामने आई, इन सब 272 महान बुद्धिजीवियों बुद्धिवादियों के बारे में नाना प्रकार की चर्चा सोशल मीडिया में चलने लगी है। एक रील आप दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है उसको प्रमाणिक कहना भी डर लगता है, इसलिए जो कांग्रेस के हैंडल में बातें आई हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जस्टिस एसएन ढींगरा हैं। इनके ऊपर कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। जिस निजी कंपनी के पर्यवेक्षक थे, वही कंपनी इनकी बेटी को 15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रही थी। आलोचक उन्हें बीजेपी समर्थक बताते हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद मोदी की कृपा से एनजीटी चेयरपर्सन बने। आलोचक उन्हें दलित विरोधी मानते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता, ये वो जज हैं जिन्होंने बंधुआ मजदूरों के लिए कहा था, बंधुआ मजदूर असल में बंधे नहीं होते, वे पैसे कमाने का रैकेट चलाते हैं। वे पिछड़े इलाकों से आते हैं, पैसे लेते हैं, खा जाते हैं। उन्होंने हिजाब प्रतिबंध को सही ठहराया था। उन्हें कई बार विश्व हिंदू परिषद के मंचों पर भी देखा गया है। जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी, ये वो जज हैं जिनका रिटायरमेंट के दिन कर्नाटक एचसी में विदाई समारोह नहीं हुआ। बार काउंसिल ने अनसाइन रेजोल्यूशन पास कर बहिष्कार किया। वकीलों ने कोर्ट हॉल में विरोध प्रदर्शन किया। गवर्नर ने उन्हें प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का इंटरिम वीसी बनाया। कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने उनके खिलाफ सीजेआई को पत्र लिखकर मुखर्जी की कार्यशैली पर कार्रवाई की मांग की थी। संजीव त्रिपाठी आईपीएस अधिकारी रॉ के प्रमुख रहे। बाद में 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल ये सभी तथ्य में बताते हैं कि पत्र के कई जो इम्पोर्टेंट सिग्नेटरीज हैं वे राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं हैं। उनकी भूमिकाएं, नियुक्तियां और विचारधारा विशेष के प्रति झुकाव पहले से ही सार्वजनिक जीवन में सबको पता है। ऐसे में यह पत्र एक स्वतंत्र नागरिक समूह का आक्रोश नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक प्रति आख्यान, काउंटर नैरेटिव साफ नजर आता है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल राहुल गांधी के आरोपों को वैचारिक हमला बताकर उनकी विश्वसनीयता पर प्रहार करना है। जैसा बहुत समय पहले राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का प्रयास किया गया था। अब चूंकि वो पप्पू रहे नहीं हैं, एक गंभीर राजनेता के रूप में उभर के सामने आ गए हैं, तो एक गैंग बनाया गया, एक समूह बनाया गया जिसमें बड़े बड़े नौकरशाह और जजेस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, आर्म फोर्सेस के लोग शामिल हैं और इसको वैचारिक रूप से अब उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया है। पत्र का सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक हिस्सा है वह है राहुल गांधी के राजनीतिक मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए उन्हें इम्पोर्टेंट रेज यानी नपुंसक गुस्सा से प्रेरित बताना। यह भाषा कितनी छिछली है, किसी गंभीर संस्थागत बहस की नहीं, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव को स्टैब्लिश करने का एक प्रयास है। यह आरोपों की जांच नहीं करती, बल्कि आरोप लगाने वाले के चरित्र को डैमेज करने का काम करती है। और यहीं पर आते हैं दार्शनिक अल्बेर कामू। दार्शनिक अल्बेर कामू ने विचारधारात्मक बुद्धिवाद की बीमारी को सामने रखा था। कामू जो 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी चिंतकों में से एक थे और जिनकी कृतियां हैं द स्ट्रेंजर, द रेबल, द मिथ ऑफ सिफस, आज भी सत्ता, सत्य और नैतिकता पर सबसे गहरी टिप्पणियां करने के लिए जानी जाती हैं। कामू ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सत्ता के करीब बैठे बुद्धिजीवी अक्सर विचारधारा के नाम पर सत्य का दमन करते हैं, सत्य को छिपाते हैं। कामू स्वयं इसी तरह के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के, बुद्धिवादियों के एक वर्ग के टारगेट बने थे। जब उन्होंने सोवियत, जो उस समय कम्युनिस्ट शासित था सोवियत संघ, वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनकी क्रूरता पर सवाल उठाए थे।
और फ्रांस के जो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, जो वामपंथी लोग थे, उन्होंने तुरंत कामू को द्रोही, रिएक्शनरी, साम्राज्यवाद का एजेंट इत्यादि इत्यादि कहकर बदनाम किया। कामू ने लिखा है कि जब विचारधारा मनुष्य से बड़ी हो जाती है तो बुद्धिवादी दमन का पुजारी बन जाता है। गौर कीजिएगा कामू ने क्या कहा, जब विचारधारा मनुष्य से बड़ी हो जाती है तो बुद्धिवादी दमन का पुजारी बन जाता है। राहुल गांधी पर इस चिट्ठी का हमला इसी कामूवादी एनालिसिस के ढांचे में आता है, जहां तर्क को नहीं, तर्क देने वालों को खतरा बताया जा रहा है। पत्र ये कहता है, जब विपक्ष जीतता है तो संस्थाएं सही लगती है और जब हारता है तो गलत। यह तर्क भी वास्तविकता से कमज़ोर है। विपक्ष ने हमेशा ये पूरी प्रक्रिया या ईवीएम इत्यादि सब पर सवाल उठाए हैं। ये पत्र उन सब तथ्यों को छोड़ देता है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक जेन्युइन ऑनेस्ट विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि नैरेटिव बनाना है। अल्बेर कामू साहब ने बुद्धिवादियों को, जिनको अंग्रेजी में आप इंटेलिजेंशिया कहते हैं, उनके वर्ग को उस वर्ग के रूप में चिन्हित किया था जो सत्ता या विचारधारा के पक्ष में सत्य को छोड़ देता है, स्वतंत्र आवाज़ को द्रोह में बदल देता है और आलोचना को नैतिक अपराध बना देता है। कामू के अनुसार बुद्धिवादी वह होता है जो विचारों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का सेवक होता है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, जब विचार मनुष्य से ऊपर खड़ा हो जाए बुद्धिवादी दमन का पुजारी बन जाता है। कामू स्वयं फ्रांस के लेफ्ट इंटेलिजेंसिया के शिकार थे। इसलिए मेरी समझ से राहुल गांधी को लोकतंत्र पर हमला करने वाला बताने की शैली कामू के जो अनुभव थे, जो फ्रांस के वामपंथियों ने उन पर हमले किए थे, ये उसका रिपीटेशन है। 272 हस्ताक्षरकर्ताओं की चिट्ठी एक भी बात तार्किक नहीं कहती है, तर्कपूर्ण नहीं कहती है, कोई विश्लेषण नहीं कहती है, बल्कि राहुल गांधी को वेमनस, रेजफील्ड, एंटी इंस्टीट्यूशनल घोषित करती है। कामू कहते थे, इंटेलिजेंसिया हमेशा उन पर हमला करती है जो सत्य को विचारधारा से ऊपर रख दे। इस अर्थ में राहुल गांधी पर हमला कामू के दार्शनिक विश्लेषण में एक नैतिक संघर्ष नहीं बल्कि विचारधारात्मक प्रति आक्रमण है। कामू के विचारों के अनुसार यदि देखें तो यह पत्र एक स्वतंत्र नैतिक आवाज़ नहीं है, बल्कि उसी सत्ता समर्थित बुद्धिवादियों का दस्तावेज है जो संस्थाओं को प्रश्न से नहीं बल्कि प्रश्न पूछने वालों से बचाने की कोशिश करती है। ये चिट्ठी राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं देती है, कोई एनालिसिस नहीं करती है। यह चुनाव आयोग की किसी भी गलती पर एक चर्चा नहीं करती है, एसआईआर पर बात नहीं कर रही है, वोटर रिलेशन पर बात नहीं कर रही है, बूथ स्तर की जो गलतियां हैं उस पर भी खामोश है। केवल और केवल राहुल गांधी की भाषा और राहुल गांधी की नीयत को निशाना बना रही है। यह प्रश्न नहीं, प्रश्नकर्ता को अपराधी घोषित करने का एक बड़ा ही घटिया प्रयास है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके कई हस्ताक्षर स्वयं राजनीतिक रूप से पक्षधर, विवादित या सत्ता के निकट रहे हैं। इसलिए यह चिट्ठी एक निष्पक्ष नागरिक संदेश नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक काउंटर नैरेटिव गढ़ने का प्रयास है। याद रहे, संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं यदि सही में लोकतंत्र है तो प्रश्नों से कभी नहीं डरती हैं। प्रश्न पूछे जाने से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं और किसी भी आलोचना को हमला बताने की जो प्रवृत्ति है वो लोकतंत्र की नहीं, बल्कि जैसा कामू ने कहा, ये बुद्धिजीवियों की, जो सत्ता का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी हैं, उनके अहंकार की पहचान है। इसके जवाब में अभी बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवियों का पत्र भी सामने आया है जिन्होंने इस पत्र को कि मैं लिखे सब बातों को नकारा है। ये बहुत गंभीर बात है कि अब जब राहुल गांधी को पप्पू बता पाने में असफलता हाथ लग गई है, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में उभरे हैं, तब उनको इस प्रकार के नैरेटिव्स के जरिए एंटी डेमोक्रेट कहा जा रहा है। मेरा मानना है कि अंततः सत्य की जीत होती है और सत्य वहीं पर जीतता है, लोकतंत्र के संदर्भ में कह रहा हूं, जहां पर लोकतंत्र का सम्मान हो।